हेलो एवरीवन, मेरा नाम है नील और आप देख रहे हैं इंडिगो सिविल सर्विसेज। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बिहार स्पेशल का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि है सिंचाई के प्रमुख साधन, मेजर मीन्स ऑफ इरिगेशन। इस कंटेंट से ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आते हैं, लेकिन ये हमारे सिलेबस में है, इसीलिए इस कंटेंट को मैं कवर कर रहा हूँ। तो चलिए बिना किसी देरी के हम लोग कंटेंट को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले रिक्वेस्ट है एज यूजुअल, जो मैं पहले भी करता हूँ और आप लोग मेरी बात नहीं मानते हो। मेरा कहने का अर्थ ये है कि आप लोगों को वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। 50% ऐसे लोग हमारे ऐसे व्यूअर्स हैं जो कि सिर्फ वीडियो को देख लेते हैं लेकिन वो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो, इससे कहीं ना कहीं मैं मोटिवेट होता हूँ। तो चलिए हम लोग कंटेंट को शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पे एक डेटा है जो कि सोर्स ऑफ इरिगेशन इंडिया के बारे में बताता है कि हमारे हिंदुस्तान में अलग अलग जगह किस प्रकार से इरिगेशन होती है। तो यहाँ पे हम 3 इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स को देखेंगे जो कि इरिगेशन से रिलेटेड है, और एक और देखेंगे जो कि मेजर मीन्स ऑफ इरिगेशन में इंडिया में आता है। तो सबसे पहला हमारा यहाँ आता है कैनल्स से। जितने भी कैनल्स वगैरह होते हैं, आप लोग को पता होगा, जितनी बड़ी बड़ी नदियाँ होती हैं उनसे छोटी छोटी जलधाराएँ निकाल दी जाती हैं जो एक तरीके से कैनल्स के रूप में काम करती हैं। तो कैनल्स से कहाँ कहाँ मेन रूप से इरिगेशन किया जाता है, मतलब क्या सिंचाई करी जाती है। तो आप देख सकते हैं यह जो प्रांत है हमारा पंजाब का, ये वाला प्रांत आप देख सकते हैं। राजस्थान का भी कुछ हिस्सा है, आप देख रहे हो, यहाँ पर होती है कैनाल्स के जरिए। उसके बाद आप देख सकते हैं मध्य प्रदेश का एरिया और साथ साथ उत्तर प्रदेश का भी कुछ एरिया है जो कि कैनाल से ही इरिगेशन करता है। बिहार के भी कुछ एरिया हैं, सब बिहार का जो हमारा ईस्टर्न पार्ट है वहाँ पर भी आप देख सकते हो कैनाल से होती है। फिर उसके बाद वेस्ट बंगाल का बहुत बड़ा हिस्सा आप देख सकते हो कि कैनाल्स के जरिए करता है। और भी इस तरह का पार्ट हम लोग देख सकते हैं, उड़ीसा वगैरह मेजर पार्ट है, यहाँ का भी गुजरात का भी पार्ट है, साथ साथ में महाराष्ट्र वगैरह के भी पार्ट में हम लोग देख रहे हैं कि कैनाल से इरिगेशन मतलब कि सिंचाई करी जाती है। उसके बाद हमारी टैंक से आती है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो टैंक से, मतलब टैंक कहने का मतलब क्या है कि अब देखिए जो भी नदियाँ होती हैं वहाँ से पानी भर के लाया जाता है बाजाप्ता टैंक में, जिसको क्या किया जाता है एक जगह पे बनाया जाता है। शायद हो सकता है वो सीमेंटेड बनाया जाता हो या फिर हो सकता है वो मेटालिक टैंक हुआ करता है जिसमें वो लोग पानी को लाकर स्टोर करते हैं। स्टोर करने का अर्थ क्या हुआ कि धीरे धीरे वो लोग पानी ला के जमा करते हैं और ज़रूरत पड़ने पर उस पानी का इस्तेमाल किस चीज़ के लिए, सिंचाई के लिए करी जाती है। तो आप देख सकते हैं हमारा ये जो साउथ बिहार का ये सब एरिया है, यहाँ पे आपको मिल जाएगा टैंक का। उसके बाद आती है हमारी वेल्स, जो नलकूप होते हैं, मतलब कि कुआं। तो कुएं से कहाँ कहाँ खेती होती है, तो आप देख सकते हो ये सब एरिया जो पर्पल कलर का है, यहाँ पर कुएं से हमारी खेती। बिहार झारखंड का भी कुछ एरिया है, फिर मध्य प्रदेश और साथ साथ में महाराष्ट्र, इसका भी कुछ एरिया है, गुजरात में भी होती है। हम इधर देख सकते हैं कुछ पार्ट हमारे जो आंध्र प्रदेश के हैं, इधर भी है। तो आप इसको देख सकते हो कहाँ है। और सबसे कम, सबसे लीस्ट जो यूज़ किया जाता है इरिगेशन में, वो है हमारे यहाँ ट्यूबवेल्स। देखो ट्यूबवेल्स जिसको हम लोग चापाकल भी कहते हैं या हैंड पंप भी कहते हैं, उसको ट्यूबवेल्स कही जाती है। तो ट्यूबवेल्स में आप देख सकते हो ऐसे पार्ट्स हैं जहाँ पर जनसंख्या बहुत ज़्यादा है। तो हम लोग गुजरात का पार्ट देख सकते हैं, यहाँ ट्यूबवेल से होती है। फिर साथ साथ में मध्य प्रदेश के कुछ पार्ट्स में आप यहाँ पे भी देख लीजिए। उसके बाद हमारा जो उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश के भी एरिया में आप देख सकते हो ट्यूबवेल से होती है। उसके साथ बिहार का जो नॉर्थ बिहार है, नॉर्थ बिहार में ट्यूबवेल बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि इधर नदियाँ तो हैं, लेकिन नदियों में आप जैसा कि आप जानते हो कैनाल्स बनाए जाते हैं। हमारे पूरे बिहार में हर जगह कैनाल्स नहीं है, तो इसीलिए ज़्यादातर जो हमारे यहाँ के फार्मर्स हैं वो ट्यूबवेल पर ही डिपेंडेंट रहते हैं। देखो अब ये तो बात थी हमारी इंडियन डेटा थी कि जो कि सोर्सेस ऑफ इरिगेशन को बताता है। नेक्स्ट आती है हमारी मैन मेड सोर्सेज ऑफ वाटर, मतलब कि मनुष्य के द्वारा बनाए गए सोर्सेज ऑफ वाटर, मतलब मीन्स ऑफ इरिगेशन, कौन कौन से मीन्स से वो खेती को करता है, सिंचाई करता है। तो सबसे पहला टैप। देखो ऐसे जगह जहाँ पर पानी की व्यवस्था ढंग से नहीं होती है, तो जो भी आपको टैंक्स होते हैं उस टैंक्स में लोग ऐसे टैप लगा देते हैं और टैप से, मतलब नलका लगा करके बाल्टी से भी पानी भर के खेती करी जाती है। उन सभी चीज़ों को हम लोग कवर करने वाली हैं आज की क्लास में। फिर आप ट्यूबवेल देख रहे हो,
ट्यूबवेल देखो दो प्रकार, एक हैंड पंप होता है, एक ये वाला होता है। तो ये तो मतलब आप जानते हो इसमें जनरेटर सेट वगैरह लगा दिए जाते हैं, ट्यूबवेल सेट वगैरह जो जनरेटर में हम लोग यूज़ करते हैं उसी को, उससे पानी निकलता है। और हैंड पंप देखोगे तो हैंड पंप में ही ये ट्यूबवेल को लगाया जाता है। एक्चुअली ट्यूबवेल एक्चुअली कहा जाता है, ट्यूबवेल का आपको मैं अर्थ बता देता हूँ। तो ऐसा ट्यूब मतलब आप देख सकते हो सिलेंड्रिकल होता है और ये एक पतला सा होता है और इसमें सिर्फ एक पाइप जा सकती है और वो एक कुआं नुमा होता है, इसलिए इसको ट्यूबवेल कहते हैं। रिजर्वायर्स मतलब जो बड़ी बड़ी नदियाँ वगैरह होती हैं जो बहुत ज़्यादा पानी कभी कभार उनमें भर जाता है, तो क्या किया जाता है, बहुत बड़े बड़े रिजर्वायर्स बनाए जाते हैं, बांध बना दिए जाते हैं, जिसमें से पानी का इस्तेमाल समय समय पे किया जाता है किस चीज़ के लिए, सिंचाई के लिए। वाटर टैंक ये सब भी इस्तेमाल किए जाते हैं। तो जहाँ पर पानी की बहुत कम ज़रूरत पड़ती है हमारे पौधों को इरिगेशन के लिए, वहाँ पे वाटर टैंक का भी इस्तेमाल किया जाता है। और वेल तो देखा जाए तो बहुत ही ट्रेडिशनल है, हमेशा से हिंदुस्तान में इस्तेमाल किया जाता है इरिगेशन के लिए। देखो उसके बाद एक छोटा सा डेटा है हमारा हिंदुस्तान का, ये इंडियन डेटा है, ध्यान रखिएगा, बिहार का डेटा मैं अलग से आपको दूंगा, वो भी आगे आने वाला है। कि हमारे यहाँ टैंक कितने प्रतिशत इस्तेमाल किए जाते हैं। तो टैंक मतलब याद रखिएगा टैप, क्योंकि टैंक में ही टैप लगा करके मतलब ये सामान्य रूप है किस चीज़ का, सिंचाई का। वो 3% इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है, इससे ज़्यादा बढ़ते हैं हम लोग, अदर सोर्सेज हैं 11%। और वेल मतलब हुआ कुआं कितने प्रतिशत है, 16% है। और उसके बाद हमारी आती है कैनाल्स, तो कैनाल्स 24% है, कुछ ज़्यादा ही है, ध्यान रखिएगा। और सबसे ज़्यादा हमारे हिंदुस्तान में जो इरिगेशन किया जाता है वो ट्यूबवेल्स किया जाता है। ट्यूबवेल्स मतलब आप ध्यान रखना ये दोनों मीडियम, हैंड पंप और साथ साथ ये मैकेनिकल वाला, इसको आप लोग याद रखना, क्योंकि हमें जो क्वेश्चंस आएंगे वो डेटा रिलेटेड ही आएंगे कि ट्यूबवेल से हिंदुस्तान में कहाँ और कितनी खेती करी जाती है। तो वैसे हम लोग बिहार स्पेशल पढ़ रहे हैं तो वहाँ पर इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये नहीं है, लेकिन फिर भी हम जिन चीज़ों को कवर करते चलते हैं क्योंकि बाद में समझने में हमें किसी प्रकार की प्रॉब्लम ना हो। देखो उसके बाद हमारा मेन आता है सिंचाई क्या है, इरिगेशन, व्हाट इज इरिगेशन। बहुत बड़ा प्रश्न आता है हमारे मन में कि सिंचाई क्या है, तो इसका जवाब देखिएगा। सिंचाई फसलों को पानी की आवश्यकता को पूरा कराने के लिए कृत्रिम रूप से पानी लगाने की प्रक्रिया है। देखो हमारे यहाँ जब हमारे पूर्वज लोग आज से हजारों साल पहले पेड़ लगाना सीखे थे तो उन्होंने एक चीज़ को सोचा, उन्होंने इस चीज़ को समझा कि जो भी पेड़ होते हैं उनको हमेशा पानी नहीं मिल सकता है नेचुरली, तो उसके लिए कोई ना कोई तो मीडियम यूज़ करना चाहिए। तो पुराने ज़माने से सिंचाई की प्रक्रिया चलती आ रही है, आज भी उसको मॉडर्न टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम सिंचाई करते हैं अपने खेतों को, अपने पेड़ पौधों को। तो उसमें कृत्रिम रूप से मतलब जो नॉन नेचुरल मतलब मैन मेड तरीके से जो पानी हम लोग उसमें लगाते हैं उसको हम लोग सिंचाई कहते हैं। सिंचाई के माध्यम से फसलों को पोषक तत्व भी प्रदान किए जा सकते हैं। आपने देखा होगा आपके आसपास जो भी खेत वगैरह हुआ करते हैं, जिस टाइम में आप एज यूजुअल देख सकते हो वो किस टाइम में होता है, तो गेहूं के फसल जब 2 महीने पुराने होते हैं तो आप उस चीज़ को देख सकते हो। वहाँ पे क्या देखिएगा कि जिस टाइम में उर्वरक मतलब फर्टिलाइजर्स डाले जाते हैं हमारे खेत के अंदर, तो उसी टाइम में आप देखोगे कि उसमें हम लोग पानी भी पटा देते हैं। और वो देखा जाए तो अगर नेचुरली बारिश हुई वहाँ के पानी मिल गई तो ठीक है, नहीं तो जो ट्यूब वेल्स होते हैं, हैंड पंप्स होते हैं, उसके माध्यम से हम लोग पानी का इस्तेमाल करते हैं सिंचाई के लिए। सिंचाई के लिए पानी की विभिन्न स्रोत हैं, देखो बहुत सारे अलग अलग आपको मीडियम्स मिल जाएंगे जिसके जरिए हम सिंचाई करते हैं। कुआं मोस्ट इम्पॉर्टेंट, तालाब, झील, नहरें, नलकूप और यहाँ तक कि बांध भी। देखो ये सब अलग अलग मीडियम्स है जिसका इस्तेमाल करके बिहार में सिंचाई करी जाती है। और बिहार में देखा जाए तो बारिश हमेशा याद रखिएगा मानसून के ही टाइम में होती है, कभी कभार ही ऐसा देखा गया है कि सीजनल मतलब नॉन सीजनल टाइम में बारिश होती है। तो इसीलिए हमारे बिहार में जितने भी फार्मर्स हैं वो कहीं ना कहीं से डिपेंडेंट हो जाते हैं हमारे किस चीज़ पर, ट्यूबवेल्स पे, तालाब पे, झील पे, या फिर छोटी छोटी जो कैनाल्स, इसको नहर भी कहते हैं, जो नदियों से निकाली जाती हैं छोटी छोटी, उस पे वो लोग डिपेंडेंट हो जाते हैं। सिंचाई वृद्धि और विकास, अंकुरन और अन्य संबंधित कार्यों के लिए आवश्यक नमी प्रदान करता है। तो अब देखिए सिंचाई करने के पीछे का कारण क्या है, क्यों लोग सिंचाई करते हैं, क्योंकि ये जो हम लोग बीज डालते हैं जमीन में तो उसके विकास में, वृद्धि में, उसके अंकुरण में बहुत ही मदद करता है। अलग अलग फसलों के लिए बराबरता, दर, मात्रा और सिंचाई का समय अलग अलग होता है। देखो जितने भी आप देख सकते हो हमारे यहाँ बिहार में जो भी खेती करी जाती है,
चाहे गेहूँ की हो चाहे चावल की हो। तो देखा गया है कि चावल को पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। यहीं अन्य जो भी हमारे फसल होते हैं जैसे कि गेहूँ हुआ या फिर कोई भी तिलहन हुआ और दलहन हुआ, तो उसमें ज़रूरत नहीं पड़ती है उतनी ज़्यादा पानी की। और सबसे ज़्यादा वाटर डिमांडिंग आपको पता होना चाहिए, गन्ना भी फसल है, उसके लिए ही बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है हमें सिंचाई की। तो आपको एक बात जानकर हैरानी हुई कि बिहार में जो देखा जाए ट्रेडिशनली पुराने समय से अभी के टाइम में आप लोग 20 साल में कंपेयर करके देखिएगा तो गन्ने की खेती में बहुत ज़्यादा कमी आ गई है। उसके पीछे कारण है यह कि हमारे यहाँ नहरें उतनी अच्छी प्रकार की नहीं है। मतलब जो भी नहर बनाए गए हैं वो अच्छे तरीके से पानी को उपलब्धता नहीं करा सकते हैं जितने भी खेत हैं। तो इसीलिए धीरे धीरे जो भी हिंदुस्तान बिहार के किसान हैं उन्होंने गन्ने की खेती को करना कम कर दिया है। तो अभी हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा खेती देखा जाए तो ऐसे फसलों की होती है जिसको पानी की बहुत कम ज़रूरत पड़ती है, जैसे कि मक्का, गेहूँ, चावल और अन्य दलहन। नेक्स्ट हमारा आता है कि मिट्टी का प्रकार किस प्रकार से डिपेंडेंट होता है। तो आपको एक बात जानकर हैरानी होगी कि कुछ हमारे बिहार की मिट्टी देखा जाए नॉर्थ बिहार में और साउथ बिहार में, मतलब उत्तर बिहार और दक्षिण बिहार की मिट्टियाँ अलग अलग प्रकार की हैं। जिस प्रकार से हम देख सकते हैं उत्तर बिहार मतलब नॉर्थ बिहार में हम लोग देखेंगे तो हमारे यहाँ की मिट्टी जो है वो देखा जाए तो हिमालयन सॉइल है। मतलब हमारे यहाँ की मिट्टी में पानी आपको आएगा लगेगा और वो ज़्यादा टाइम में मतलब नॉर्मली वहाँ पे आपको पानी स्टेबल मिल जाएगा। लेकिन साउथ बिहार में देखा जाए तो ज़्यादातर पठारी मिट्टी पाई जाती है और साथ साथ वहाँ की मिट्टी में पत्थर वगैरह ज़्यादा पाए जाते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ वो पठारी एरिया से सटा हुआ है। क्योंकि झारखंड के जो पार्ट हमारे बिहार से सटता है वो कहीं ना कहीं से पठारी एरिया है, वहाँ पे पत्थर बहुत ज़्यादा आपको मिलेंगे। तो वहाँ की जितनी भी मिट्टी आपको मिलेगी जो लाल मिट्टी है हमारे बिहार साउथ बिहार में, तो वो उतनी ज़्यादा फर्टाइल भी नहीं होती है। इसीलिए उसकी फर्टिलिटी को बढ़ाने के लिए बहुत ज़्यादा वहाँ पे उर्वरक का और साथ साथ पानी का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट हमारी आते हैं उदाहरण के लिए कुछ हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं। गर्मियों की फसल को सर्दियों की फसल की तुलना में अधिक मात्रा की पानी की ज़रूरत होती है। तो हाँ ये बात सही है, गर्मी में जिस प्रकार से इवोपरेशन वाष्पीकरण ज़्यादा हो जाता है तो देखा गया है कि जो मिट्टी होती है वो अपनी नमी खो देती है। तो उसके लिए कृत्रिम माध्यम से जितने भी नलकूप होते हैं या फिर जो भी माध्यम हो अदर देन नेचुरल, मतलब बरसात को छोड़ के इवन कि छोटी छोटी नलकाएं बना करके या फिर नदियों से छोटे छोटे नहरें निकाल करके भी हम लोग सिंचाई करते हैं। नेक्स्ट है हमारा वर्षा पर आधारित खेती। सिंचाई वर्षा पर आधारित खेती सीधे वर्षा के माध्यम से मिट्टी में पानी का प्राकृतिक अनुप्रयोग है। अब नेक्स्ट हमारा आता है कि वर्षा से किस प्रकार से खेती की जाती है। तो देखो हमारे बिहार में हमेशा बारिश नहीं होती है, तो इसीलिए हम देखा जाए तो हम डिपेंडेंट हो जाते हैं किस पे, तो मैन मेड मीन्स ऑफ इरिगेशन पे, मतलब मनुष्य के द्वारा बनाए गए सिंचाई करने के तरीकों पर। तो मेन जो बरसात होती है नेचुरल, वो कहीं ना कहीं से मिट्टी उस नेचुरली तरीके से मतलब प्राकृतिक तरीके से उस पानी का इस्तेमाल करती है अपने आप को पोषक तत्वों को बचाने के लिए, साथ साथ में फर्टिलिटी को बढ़ाने के लिए भी। वर्षा पर निर्भर रहने से खाद्य उत्पादों के दूषित होने की संभावना कम हो जाती है। देखो अगर समय समय में जो मतलब अगर बरसात बिहार में जिस समय में होती है मानसूनी टाइम में या जाने वाले मानसून में या आने वाले मानसून में, तो वो क्या करता है कि हमारे जो भी खाद होती है, खाद मतलब जो फर्टिलाइजर्स यूज़ करे जाते हैं किसानों के द्वारा खेत में, वो दूषित कम होता है। दूषित कम होने का अर्थ क्या हुआ आपको पता होना चाहिए। वो हम लोग जिस पानी का इस्तेमाल खेती करने के लिए करते हैं वो कहीं ना कहीं से पेय जल होता है, तो उसमें उस प्रकार से देखा जाए तो जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं, वो अवेलेबल नहीं होते हैं जो कि पेड़ पौधों को ज़रूरत होती है। जबकि बरसात का पानी देखा जाए तो कहीं ना कहीं से ज़्यादा उपयुक्त माना जाता है पेड़ पौधे के लिए। दूसरी ओर पानी के कृत्रिम उपयोग से दूषित होने का खतरा बन जाता है। तो देखो अगर हम लोग कृत्रिम पानी का इस्तेमाल करते हैं तो वो कहीं ना कहीं से, अब देखिए रेन जो होती है वो लिमिटेड होती है, अब बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाएगी वो भी कहीं ना कहीं से खेत के लिए नुकसानदायक बनेगा, और कम होगी तो वो भी नुकसानदायक बनेगा। इसीलिए जो रेन का जो रेट होता है वो नेचुरल होता है। लेकिन जब हम लोग अननेचुरल वे में मतलब अपने तरीके से पानी का इस्तेमाल खेत में करते हैं तो हम लोग ज़्यादा भी इस्तेमाल कर जाते हैं, कभी कभार कम भी कर जाते हैं, जिसके कारण दूषित जो होता है वाटर पॉल्यूशन
ये भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और वाटर पॉल्यूशन मैं आपको बता देता हूँ का मेन कारण होता है वैसे फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल करना जो कि कहीं ना कहीं से मनुष्य के लिए खतरनाक होता है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए जो फर्टिलाइजर्स होते हैं जो कि नेचुरल नहीं है, जैसे काऊ डंग मतलब गोबर हुआ या फिर सड़े गड़े जो पत्ते होते हैं वो हुए, वो जितने न्यूट्रिएंट्स पैदा दे सकते हैं किसी पेड़ को उतना नाइट्रोजन फास्फोरस जो कि लेबोरेटरी में बनाया जाता है वो नहीं दे सकता है। सिंचाई ट्यूबों, पंपों और स्प्रे की विभिन्न प्रणालियों के माध्यम से मिट्टी के में पानी के कृत्रिम अनुप्रयोग है। तो हम लोग जो सिंचाई करते हैं किस रूप से, कृत्रिम उपयोग से, मतलब कि आर्टिफिशियल तरीके से, उसमें हम लोग देखते हैं जो ट्यूबवेल होते हैं उससे पानी निकालते हैं, पंप से पानी निकालते हैं, और साथ साथ में देखा गया स्प्रिंकलर्स जो कि अभी मॉडर्न टेक्नोलॉजी है जो कि अभी हम लोग इस्तेमाल करना धीरे धीरे शुरू किए हैं, उसका इस्तेमाल करते हैं इरिगेशन के लिए, सिंचाई के लिए। सिंचाई का उपयोग आमतौर पर उन क्षेत्रों में किया जाता है जहां वर्षा अनियमित या शुष्क समय होती है या सूखे की आशंका होती है। तो देखो आपको ये जानकर बहुत हैरानी होगी कि बिहार के बीच से हमारी गंगा नदी बहती है, फिर भी हमारा जो साउथ बिहार है वो कहीं ना कहीं कभी कभार सूखे से ग्रसित हो जाता है। और उसी के तुलना में वनिस्पत आप देखिएगा तो हमारा जो नॉर्थ बिहार है, मतलब जो बिहार का ऊपरी हिस्सा है जो कि हमारे हिमालय से जुड़ा हुआ है, वहाँ बाढ़ हमेशा आ जाता है। हमारे बिहार का कुछ क्षेत्र जो कि कोसी नदी के किनारे में पाया जाता है, वहाँ बाढ़ की आशंका इतनी ज़्यादा होती है कि साल के उन एरियाओं को जो कि कोसी नदी के किनारे पाया जाता है उसको बाढ़ ग्रसित भी बिहार सरकार के द्वारा घोषित कर दिया जाता है। कई प्रकार की सिंचाई प्रणालियां हैं। देखो हमारे बिहार में अलग अलग मीन्स हैं किस चीज़ का, इरिगेशन का, जिसमें पूरे खेत में समान रूप से पानी की आपूर्ति की जाती है। तो पुराने समय में आज से अगर 20 साल पहले या 30 साल पहले आप देखिएगा तो उस समय में जो इरिगेशन का तरीका था जिसमें डायरेक्ट एक ही तरफ से बहुत ज़्यादा पानी को खोल दिया जाता था किसी भी खेत में, तो उसको चेंज किया गया है और अब समान रूप से पानी पूरे के पूरे खेत में अच्छे तरीके से इस्तेमाल हो सके, इसके लिए मॉडर्न टेक्नोलॉजी जैसे कि स्प्रिंकल्स, वाटर हार्वेस्टर इत्यादि का इस्तेमाल किया जाता है, बस इसलिए क्योंकि पूरे खेत में हर जगह पर्याप्त रूप से पानी जा सके। सिंचाई के स्रोत, हम लोग सिंचाई के स्रोत को अब देखते हैं कि सिंचाई के कितने प्रकार के स्रोत हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि जो वैसे स्रोत तो और भी बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन हमारे बिहार में इस्तेमाल किए जाने वाले सिंचाई के स्रोत कुल 6 हैं। सबसे पहला है नहर के माध्यम से जो कि सतही माध्यम माना जाता है। उसके बाद है सतही नहर, ये लेकिन यहाँ प्रमुख है और मामूली आपको मैं बताता हूँ इसका अर्थ क्या होता है। अगर नहर से डायरेक्ट पानी को निकाल करके खेत में डाल दिया जाए, डायरेक्ट मतलब कि नहरों से छोटी छोटी नलिकाओं को निकाल कर खेत तक जोड़ दिया जाए, तो वो डायरेक्ट मीन ऑफ इरिगेशन कहलाएगा, कैनाल वे का। और दूसरा हमारा आता है सेकेंडरी। सेकेंडरी में क्या होता है कि पहले नहर से पानी, जितने भी पंप्स होते हैं, जैसे ट्यूबवेल में जब पंप लगाया जाता है वैसे ही पंप लगा करके पानी को खेत में डाला जाता है। नेक्स्ट आता है तालाब। जितने भी नदियाँ वगैरह, जितने भी आप लोग देखोगे खेत वगैरह होंगे, उसके आसपास पानी को कलेक्ट करने के लिए मनुष्यों के द्वारा तालाब बनाए जाते हैं कि जब बरसात वगैरह आए तो उसमें पानी जम जाए और उस पानी में लोग मछली पालन के साथ साथ उसी पानी का इस्तेमाल खेतों में पानी डालने के लिए भी कर सकें। उसके बाद आता है नलकूप। यह एक ऐसा मतलब एवरग्रीन तरीका है जो कि बिहार में लंबे समय से इस्तेमाल किया जाता आ रहा है और कहीं ना कहीं से ये देखा जाए तो बहुत ही सक्सेसिव है, क्योंकि जितनी भी खेत होती हैं उसमें 200-300 मीटर पे ही पानी ज़मीन के नीचे खुदाई करने पे चला आता है। इस प्रकार से लोग ट्यूबवेल्स डाल करके सामान्य रूप से उस पानी का इस्तेमाल खेती के लिए कर सकते हैं। और उसके बाद आता है कुआं। देखिए कुआं तो धीरे धीरे अब ख़त्म होता जा रहा है, क्योंकि कुआं एक्चुअली बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव भी बन जाता है, बहुत ज़्यादा खर्चीला होता है। साथ साथ में अगर कुआं में पानी कूड़े कचरे का बहुत ज़्यादा अगर चला जाए तो कुआं जल्दी से ख़राब भी हो जाता है, इसलिए कुआं का इस्तेमाल धीरे धीरे कम कर दिया गया है। और भी अन्य स्रोत हैं जैसे कि हैंडपंप वगैरह। अब देखिए छोटा सा किसी किसान का खेत है तो वो पंप नहीं लगाएगा, बल्कि वो हैंडपंप से ही बाल्टी से पानी भर के भी वो खेत में, जैसे कि अगर किसी के पास 1 कट्ठे का खेत है तो उसे ज़रूरत नहीं पड़ेगी बड़े बड़े मशीनरीज को लगाने के लिए, बल्कि वो सामान्य रूप से ही इस्तेमाल कर सकता है।
नेक्स्ट हमारी आती है यहाँ पर टैंक और अन्य स्रोत समय के साथ साथ महत्वपूर्ण होते जा रहे हैं। देखो बिहार में खेती तो लगातार हो रही है, आपको पता है खेती कभी ख़त्म नहीं होगी हमारे बिहार में। तो क्या है हमारे यहाँ कि हमारे यहाँ टैंकों का इस्तेमाल अब तेज हो रहा है। टैंक में क्या होता है कि जो भी रेन वाटर होता है, मतलब बरसात का जो भी पानी होता है, उसको कलेक्ट कर दिया जाता है और इसका इस्तेमाल जो भी किसान भाई होते हैं वो अपने खेत के लिए कर सकते हैं। फिर बचा हमारे अन्य 4 स्रोत, अन्य जो भी सोर्स है मैं उसके बारे में बता देता हूँ। जैसे कि आपको पता होना चाहिए कि छोटे छोटे नदियाँ और नलकूप जो भी हमारे किसान भाइयों के द्वारा बनाए जाते हैं, कहाँ पर माफ़ कीजिएगा, खेतों के आसपास में, उसका भी हम लोग इस्तेमाल करते हैं। अब 2009 से 2010 में प्रमुख जो यूज मतलब जो कारक था सिंचाई का वो था हमारा नहर, जिसमें देखा जाए 27.47% और नलकूपों ने कुल सिंचाई का 61.39% प्रदान किया है। तो आप ये बहुत बड़ा डेटा है, ध्यान रखिएगा, ये छोटा डेटा नहीं है। तो टोटल 100% डेटा में से देखा जाए तो 30% के करीब 27.43, आप इसको याद रखिएगा। ये हमारा नलकूप से, नलकूप मतलब याद रखना ये क्या होगा, हैंड पंप में पंप लगा करके इस्तेमाल करना, नहीं माफ़ कीजिएगा सॉरी, नहर कितना है 27.47% और नलकूप कितना है 61.39%। तो आपको समझना यहाँ पर क्या है, मैं आपको बताता हूँ। बिहार में सबसे ज़्यादा जो इरिगेशन अर्थात सिंचाई होता है वो नलकूप से माध्यम से होता है, और द्वितीय जो मीडियम है सिंचाई का बिहार में वो है हमारा नहर, या फिर जो भी नदी से निकली हुई पतली पतली नलिकाएं होती है जो नहर के स्वरूप में सिंचाई का लिए इस्तेमाल की जाती हैं, वो है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट हमारा है स्रोत के अनुसार नलकूप सिंचाई का एक अत्यंत महत्वपूर्ण स्रोत है जो 30 जिलों में कुल सिंचाई का 50% से अधिक प्रदान करते हैं। तो बिहार में सिंपल सी बात है, जो भी बिहार के लोग होंगे, जो भी बिहार के किसान, अगर आप खेत वगैरह में जाओगे, हमारे गांव के एरिया में जाओगे, तो आपको पता चल जाएगा कि नलकूप ही वही मीडियम है जिसका इस्तेमाल हम लोग खेती में पानी की सिंचाई के लिए करते हैं। हालांकि सतही नहरें दो प्रकार की होती है, बड़ी नहर जो कि चौड़ी चौड़ी नहरें होती हैं, और छोटी नहर जो छोटी जलधाराएं निकाल दी जाती हैं नदी में से। ये सिंचाई कम से कम 8 जिला, महत्वपूर्ण कौन कौन से जिले हैं जहाँ किया जाता है, जैसे कि रोहतास, कैमूर, भोजपुर, बक्सर, औरंगाबाद, बांका, मुंगेर और लखीसराय। ये सब इम्पॉर्टेंट जगह है जहाँ पर नहरों का इस्तेमाल जनरली सामान्य तौर पे किया जाता है। इनमें से प्रत्येक जिले में सतही नहरें ध्यान रखिएगा 2 प्रकार की होती हैं, जिसमें 50% से अधिक सिंचाई सुविधाएं प्रदान करती है। तो देखो बिहार में सिंपल एक बात आप लोग ध्यान रखना, जो भी नहरें वगैरह हैं वो नॉर्थ बिहार में, साउथ बिहार में नदियाँ मतलब साल के 12 मास नहीं बहते रहती हैं, क्योंकि जितनी भी नदियाँ हैं वो जिस समय बरसात का मौसम आता है और झारखंड के पठारी एरिया में जब बरसात होती है तभी वो नदियों में पानियों का प्रवाह होता है, उससे पहले नहीं होता है। इसीलिए जो नॉर्थ बिहार है वहीं पे नहर ज़्यादा है। उसके बाद हमारी आती है जो भी आप देख रहे हो ये सब जिला, रोहतास, कैमूर, भोजपुर, बक्सर, औरंगाबाद, बांका, मुंगेर और लखीसराय, ये साउथ बिहार में, मतलब कि बिहार के निचले प्रदेश में होने के बावजूद भी वहाँ पर नहरें बनाई गई हैं। और ये एक्चुअली मैं बता दे रहा हूँ, ये जो नई नहरें बनाई गई हैं वो 20 साल के अंदर में बनाई गई हैं। उससे पहले यह जो प्रांत साउथ बिहार का हुआ करता था वो सूखा से ही ग्रसित रहता था, लेकिन बाद में जब जितनी भी छोटी मोटी नदियां हैं, साथ साथ में गंगा नदी से भी पतली पतली धाराओं को निकाला गया है नहर रूपी, जो कि रोहतास, कैमूर, भोजपुर, बक्सर, औरंगाबाद, बांका, मुंगेर और लखीसराय में चावल उत्पादन के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण और मददगार साबित हुई हैं। राज्य सरकार का जल संसाधन विभाग प्रत्येक वर्ष खरीफ और रबी दोनों के लिए सिंचाई सहायता के लक्ष्य तय करता है। हालांकि बिहार में सिंचाई की उपलब्धता इतनी अधिक नहीं है। देखो मैंने ये बताया ना आपको कि बिहार में बहुत ज़्यादा मतलब सिंचाई डेवलप्ड नहीं है। यहाँ पर अभी भी पुराने तरीकों का इस्तेमाल किया जाता है सिंचाई के लिए, लेकिन जो भी सिंचाई की व्यवस्था हमारे बिहार में उपलब्ध है उसका उपयोग बहुत अधिक है। देखो बिहार में नॉर्थ बिहार फर्टाइल बहुत ज़्यादा है और यहाँ पानी की भी कमी नहीं है, फिर भी देखा जाए तो साउथ बिहार के वनस्पत में नॉर्थ बिहार में बहुत ज़्यादा खेती अच्छे तरीके से होती है, जबकि हमारे यहाँ बाढ़ भी आता है।
पूरा का पूरा कोसी डूब जाता है जिस टाइम में बाढ़ का टाइम आता है, लेकिन फिर भी कोसी कहीं ना कहीं से बहुत ज़्यादा उपज भी देता है। आपको पता होना चाहिए कोसी के ही प्रदेश में गन्ने की अच्छी खेती होती है, जहाँ हर तरफ खरीफ सिंचाई का संबंध है। अधिकांश जिलों में 2008 के लक्ष्य पूरी तरह से प्राप्त किए गए हैं, कुछ जिलों में लक्ष्य से अधिक उपलब्धि हासिल की गई है। तो देखो 2008 ये थोड़ा पुराना डेटा है, नया डेटा अभी तक आया भी नहीं है हमारे जल संसाधन विभाग के वेबसाइट पे। इसीलिए कहा गया कि 2008 का जो लक्ष्य मान के रखा गया था वो पूरा कर लिया गया है, लेकिन कुछ ऐसे जिले हैं जहां पे उपलब्धि बहुत ज़्यादा भी हासिल की गई है, क्योंकि वहां पे इरिगेशन सिस्टम को कहीं ना कहीं बिहार सरकार दुरुस्त की है बीते 10 सालों में। नेक्स्ट है कैनाल्स। आप लोग कैनाल्स को देखिएगा, जो भी नहरें होती हैं उसका फॉर्मेशन कैसे होता है। तो देखो ये कैनाल, सबसे पहली बात आप लोग ध्यान रखना कि जो कैनाल होगा वो मैन मेड होगा। मैन मेड मतलब मनुष्यों के द्वारा यह बनाया जाता है, और ये ज़्यादा चौड़ा नहीं होता है, पतली पतली धाराएं होती हैं। आप देख सकते हो ये गहरी होंगी, आप ध्यान रखना इसको, ये गहरी तो होती हैं लेकिन ज़्यादा चौड़ी नहीं होती हैं। और इसका मेन मुख्य कारण होता है कि जो भी आसपास के क्षेत्र है उसमें इस प्रकार से पाइप्स को लगा करके वहाँ पे बिना किसी मशीन के ही अच्छे तरीके से सिंचाई करा जा सके। तो ये पानी मैं आपको बता दे रहा हूँ, बिना मशीन लगाए हुए ही यहाँ से पानी आसानी से जा सकता है। तो ऐसा देखा गया है। अगर आप बिहार के गांव ग्रामीण प्रदेश में जाइएगा जहाँ पे कैनाल्स बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किए हैं जाते हैं, तो आपको इस प्रकार से दिख सकता है वहाँ पे। तो बिहार नहरें बिहार में सिंचाई का प्रमुख साधन है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट बात बनता है। और याद रखिएगा ये जो है ये हमेशा साउथ बिहार में होगा, ध्यान रखिएगा, SOUT है साउथ बिहार में। बिहार की 11 प्रमुख नहरें एवं इनकी उप शाखाएं हैं जो विभिन्न जिलों में विस्तृत है। बिहार में नहरों का 2 प्रमुख भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है। सबसे पहला है नित्यवाही वर्गी नहरें, मतलब ऐसी नहरें जो कि सालों भर बहते रहती हैं। वह नहरें जिसमें वर्ष भर जल भंडारण रहता है नित्यवाही नहरी कहलाती हैं। उत्तर बिहार की अधिकांश नहरें नित्यवाही नहरें हैं। तो देखो उत्तर बिहार में नित्यवाही नहरें होने का कारण क्या मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि उत्तर बिहार में नदियों रिवर्स जो है वो बहुत ज़्यादा है। हमारे यहाँ रिवर्स जो उत्तर साइड में, नॉर्थ साइड में बहुत ज़्यादा है, जबकि साउथ साइड में रिवर्स बहुत कम है। साउथ साइड की जितनी भी रिवर्स हैं वो सालों भर पानी अपने में नहीं रखती हैं, इसीलिए वहाँ की नित्यवाही नहरें भी नहीं है। आपको ये बात भी तुरंत मेंशन किया जाएगा। दूसरा आता है मौसमी नहरें। तो मौसमी नहरें उन नहरों को कहते हैं जो कि वैसी नदियों से जुड़े हुए रहते हैं जिसमें सालों भर पानी नहीं रहता है। तो वह नहरें जो नदियों से निकाली गई हैं किंतु इसमें नदियों के वर्षा काल का अतिरिक्त जल प्रवाहित होता है तथा अतिरिक्त समय इसमें बहुत कम पानी उपलब्ध होता है, उसे हम लोग मौसमी नहर कहते हैं। तो मौसमी नहर मैक्सिमम कहाँ होती है, तो साउथ सदर्न पार्ट में, ध्यान रखना है इस चीज को। नेक्स्ट है हमारा, यहाँ पर एक डेटा है जो कि इंडिया का कैनल इरिगेशन को बताता है, किस प्रकार से हमारे इंडिया में कैनल्स को बनाए जाते हैं। तो जितने भी कैनल्स हमारे हिंदुस्तान में देखे गए हैं, तो आप यहाँ पे देख सकते हो, आप एक डेटा देखिएगा, स्कीम टू ऑपरेशन और एडवांस स्टेज ऑफ डेवलपमेंट। देखो जो भी येलो पार्ट्स आपको दिखेंगे वहाँ पे नई स्कीम्स को लाया जा रहा है कि यहाँ पर कैनल्स बनाए जाएंगे। और जो आपको यहाँ पर दिख रहे हो पर्पल कलर का, वो स्कीम है जो कि अर्ली स्टेज में है, धीरे धीरे यहाँ पर काम चल रहा है। तो देखो हम लोग जिस प्रदेश के बारे में पढ़ रहे हैं, हम लोग बिहार के बारे में पढ़ रहे हैं, तो पहले हम लोग बिहार के ही देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग हिंदुस्तान के अन्य पार्ट्स को भी देख लेंगे। तो आप देख सकते हो यहाँ पर गंडक, मैं आपको पहले भी अगर आप हमारी वीडियो को शुरू से देखते आ रहे हैं तो आपको पता होगा, मैंने कहा है कि सबसे ज़्यादा परियोजनाएं और सबसे ज़्यादा कैनाल्स भी बिहार में गंडक नदी पर ही हैं। तो आप देख सकते हो यहाँ पर गंडक नदी पे बहुत ज़्यादा है। और उसके बाद आती है इस प्रकार में आप देख सकते हैं पश्चिमी बिहार में, मतलब पश्चिमी बिहार का जो पश्चिम प्रदेश है उसमें सोन नदी पर भी बहुत ज़्यादा आपको कैनाल्स, मतलब जो कैनाल होते हैं वो बनाए गए हैं। और उसके बाद कोसी नदी जो बिहार में बहुत ज़्यादा कहर बरपाती है, बहुत ज़्यादा बाढ़ लाती है, इस पर भी अभी स्कीम चल रहे हैं जो कि अभी डेवलपमेंट फेज में है। अभी कुछ समय लगेगा, मतलब देखा जाए तो 10 से 20 साल लग जाएंगे, उस पर भी नए नए कैनाल्स बना दिए जाएंगे, जिसके कारण कि बाढ़ की जो संभावना हमारे बिहार में है वो कहीं ना कहीं से कम हो सके और उसी बाढ़ लाने वाले पानी का इस्तेमाल खेती में किया जा सके। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो आपको सीधा सीधा एकदम सड़क नुमा लग रहा है,
यह कैनल है और इसी का इस्तेमाल, कैनल का इस्तेमाल किया जाता है इरिगेशन के लिए। और ये मैन मेड है और ये गहरा बहुत ज़्यादा होता है। और इसको गहरा बनाने के पीछे कारण यह होता है कि आसपास की भूमि जो कैनाल्स की हो उसको सामान्य रूप से पानी मिल सके और साथ में यहाँ से पानी का इस्तेमाल करके खेत को सिंचाई भी करी जा सके। आप देख सकते हो ये पुराने ज़माने का कैनाल्स है जो कि मैनमेड बनाया हुआ करता था, जो बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं होता था। लेकिन अभी मॉडर्न टाइम में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हो चुका है। अभी हमारे यहाँ के कैनाल्स देखा जाए तो इतने टेक्नोलॉजिकली डेवलप करके बनाए गए हैं कि उसमें मैक्सिमम टाइम पानी रहता ही रहता है। नेक्स्ट है हमारा, आप देख सकते हो, ये आपको फोटो मैं क्यों दिखा रहा हूँ मैं आपको बता देता हूँ। क्योंकि हम लोग बिहार के जिस प्रदेश में रहते हैं, हमारे यहाँ यह जो मीन्स है, मतलब यह जो तरीका है इरिगेशन का, ये बहुत ही ज़्यादा कॉमन है। इस प्रकार का एक पानी में एक गाढ़ा हुआ रहता है पाइप, जिसको हम लोग ट्यूबवेल भी कहते हैं, ठीक है। इसी ट्यूबवेल में क्या किया जाता है, इस प्रकार का जनरेटर, अब जनरेटर नहीं, इसको पंपिंग सेट कहा जाता है। पंपिंग सेट आपको, अगर गांव में आप लोग रहते होंगे तो आपको पता होगा, इस प्रकार का पंपिंग सेट होता है। इसी पंपिंग सेट में जहाँ जो पंप लगा हुआ है, यहाँ पे जनरेटर लग जाता है, तो जनरेटर सेट कहलाता है। तो पंपिंग सेट को इस प्रकार से लगा दिया जाता है और बिना किसी क्यारी बनाए हुए, देखो ये तो डेवलप हो गया, ये डेवलप हो गया तो सीमेंटेड बना दिया गया इस प्रकार से कि पानी यहाँ पे कलेक्ट होगा, उसके बाद ये पानी खेतों तक भेज दिया जाएगा। लेकिन पुराने समय में क्या होता था, जिस समय मैं बच्चा हुआ करता था, इस प्रकार का ही पंपिंग सेट लगा दिया जाता था और क्यारी नुमा बना करके कहीं भी खेत में आपको देखोगे, हर 2-4 खेत के 10 कट्ठे 15 कट्ठे 2-4 खेत के बाद आपको एक यहाँ पर ट्यूबवेल इस प्रकार का दिख जाता था, जिसमें इस प्रकार के पंपिंग सेट लगाए जाते थे, जिससे इरिगेशन करा जाता था। लेकिन बाद में क्या हुआ, सिंचाई विभाग बिहार की डेवलप करी तो धीरे धीरे उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया कि इस चीज़ में, तो इस प्रकार का कंक्रीट नुमा बना हुआ पंपिंग सेट में, जिसमें बड़े मशीन्स को लगाए जाते थे जो इलेक्ट्रिसिटी से चलते थे। और ऐसे ही आप देख सकते हो दूर दूर तक इस प्रकार से बनाया रहता था वाटरवे, जिसके माध्यम से खेती करी जाती थी, खेती नहीं सिंचाई करी जाती थी। तो इसको हम लोग ट्यूबवेल या फिर नलकूप भी कह सकते हैं। तो नलकूप बिहार में सिंचाई का दूसरा प्रमुख साधन है। देखो मैं एक बात बताता हूँ, साधन दूसरा है, लेकिन हमारे बिहार में सबसे ज़्यादा जो सिंचाई करी जाती है वो नलकूप के ही माध्यम से करी जाती है। तो बिहार के गंगा के मैदान में भौगोलिक बनावट पाताल तोड़ कुआं, जिसको हम लोग आर्टिजियन वेल भी कहते हैं, की तरह है, जिसका कारण इस क्षेत्र में भूमिगत जल कम गहराई पे पाया जाता है। तो मैंने अभी तुरंत आपको बताया है कि खेत में 100-200 मीटर ही जमीन के नीचे आप जाओगे तो आपको अच्छा से पानी मिल सकता है। कभी कभार तो ऐसा भी दिखाया जाता है कि 50 फुट पर भी पानी मिल जाता है। तो यह ट्यूबवेल कहलाता है और ये सिंचाई के लिए बहुत ही आदर्श माना जाता है, क्योंकि इसमें ज़्यादा एक्सपेंडिचर खर्च नहीं होता है। देखो नेक्स्ट आप देख सकते हो, ये मैन मेड है, आपको पता होना चाहिए। जहाँ पे ट्यूबवेल गाड़ने में बहुत समस्या आती है, मतलब कि आप समझ सकते हो 400-500 फुट पड़ जाता है नीचे जाने में ट्यूब्स को, और साथ साथ में पत्थर बजरी वगैरह ज़्यादा मिलते हैं। तो उस जगह पे क्या किया जाता है, इस प्रकार का पॉन्ड्स बना दिया जाता है। पॉन्ड झील, झील तालाब, पॉन्ड झील नहीं, लेक मतलब झील होता है और पॉन्ड मतलब तालाब होता है। तो इस प्रकार का आप तालाब बना दिया जाता है जो मल्टीपर्पस काम में आता है। आप याद रखिएगा, यह मल्टीपर्पस काम में आता है। इसका इस्तेमाल 2 तरीके से किया जाता है, मछली पालन के लिए और साथ साथ में सिंचाई, दोनों के लिए किया जाता है। और एक तरीके से देखा जाए तो बायोडाइवर्सिटी का ये बहुत ही अनोखा एक एग्जाम्पल है, जो कि कहीं ना कहीं जो वाटर सिस्टम होता है या फिर वाटर साइकिल होता है उसको मेंटेन करता है, किसी भी गांव का या फिर शहर का। तो आप भी देख सकते हो आपके घर के आसपास में या तो नदी होगी, नहीं तो इस प्रकार के पॉन्ड जरूर होंगे। तो तालाब किसे कहते हैं, तो तालाब द्वारा सिंचाई एक पुरानी पद्धति, ध्यान रखिएगा यह पद्धति हमारी पुरानी पद्धति में है, जो बिहार राज्य में लगभग सभी जिलों में अपनाई जाती है। तो नॉर्थ बिहार हो ऊपर वाला या फिर साउथ बिहार हो नीचे वाला, आप हर जगह देख सकते हो कि वहाँ तालाब होते ही होते हैं। तालाब प्राकृतिक और कृत्रिम दोनों प्रकार के होते हैं। तो आप जैसे दरभंगा वगैरह जाइएगा या फिर कोसी का एरिया में जाइएगा तो वहाँ पे आपको प्राकृतिक तालाब मिल जाएंगे, लेकिन पटना वगैरह हाजीपुर के पास में आपको कृत्रिम तालाब बहुत ज़्यादा दिखेंगे। और इसमें जल का भंडारण किया जाता है, जो सिंचाई का लिए बहुत ज़्यादा ही उपयोग में किया जाता है।
तो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, तालाब बनाना, अगर कोई ऐसा जगह जो नया हो उस पर, वहाँ तालाब बनाने में आपको पता होना चाहिए 10 साल तक का समय लग जाता है। धीरे धीरे छोटे तालाब बनाए जाते हैं, फिर उसके बाद इस प्रकार से देख सकते हैं उसे मिट्टी बगल से काटा जाता है, साथ में इसको गहरा भी किया जाता है क्योंकि पानी का इसमें जो जल जमाव है वो अच्छे तरीके से हो सके। तो इसीलिए भी देखा जाए तो तालाब जो मीडियम है, ये पुरानी मीडियम तो है, पुरानी पद्धति तो है, लेकिन यहाँ पे कंडीशन ये रहती है कि यहाँ पे पानी आपको हो सकता है अगर जल जमाव ढंग से ना हो तो वो तालाब सूख भी जाता है। उसके बाद यहाँ पे हम लोग जो इस वाले स्लाइड में देख रहे हैं, यहाँ पर अलग अलग तरीके के सिस्टम्स को बताया गया है जो कि इरिगेशन में इस्तेमाल किया जाता है। मैं आपको धीरे धीरे करके समझा देता हूँ। देखो, सबसे पहले हम लोग इधर से शुरू करेंगे। ये क्या है हमारा, तो ये याद रखिएगा, ये टैंक है। याद रखना बच्चों, ये क्या है हमारा, टैंक। तो टैंक रूपी में क्या होता है कि अंडरग्राउंड तरीके से या फिर ओवरग्राउंड तरीके से वाटर का इस्तेमाल किया जाता है किस चीज़ में, खेती करने के लिए। तो ये जो आप देख रहे हो ये हमारे खेत हैं जिसमें हम लोग टैंक का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा रिजर्वायर, जिसमें हम लोग पानी, बहुत सारे जल को एक जगह जमा कर लेते हैं और उससे पतली पतली धाराओं को निकाल करके यूज करते हैं किस चीज़ में, खेती करने के लिए। नेक्स्ट हमारा आप देख सकते हो यहाँ पर रिजर्वायर वगैरह है। तो एक और बात यहाँ पर, एक बात ये बताई गई है कि जो रिजर्वायर के आसपास के जो जगह होते हैं वहाँ पर कॉर्न, मक्के या फिर धान, इस प्रकार की खेती बहुत ज़्यादा की जाती है। आप देख सकते हो यहाँ पे पैडी देख रहे हो, धान की खेती होती है। चलिए हम लोग नेक्स्ट स्क्रीन में देखते हैं नया एक अलग कंटेंट। ये है हमारा कुआं। आप लोगों के घर के आसपास भी डोमेस्टिक कुआं, साथ साथ में आप देख सकते हो इंडस्ट्रियल कुआं, दोनों प्रकार के कुआं आपके घर के आसपास होते हैं। जो डोमेस्टिक कुएं होते हैं वो छोटे होते हैं, ज़्यादा गहरे नहीं होते हैं, लेकिन जो कुएं बहुत ज़्यादा चौड़े गहरे होते हैं वो इंडस्ट्रियल बेसिस पे होते हैं। इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा वाटर को टेक आउट करने के लिए होता है। आप लोग अपने घर के आसपास मंदिर वगैरह के पास भी दे सकते हैं, वो सब डोमेस्टिक कुआं होता है। उसका इस्तेमाल लोग पानी पीने के लिए, साथ साथ में उसी कुआं का इस्तेमाल पूजा वगैरह या फिर किसी प्रकार के धर्म कर्म के कांड को करने के लिए भी किया जाता है। तो जो कुएं होते हैं उसके बारे में कहा जाता है, इसके अतिरिक्त कुआं प्राचीन समय से, तो ये पौराणिक नहीं है, ये बहुत ही प्राचीन है। देखो, शुरुआत के टाइम में तालाब या फिर पौंड या फिर झील या इत्यादि नहीं हुआ करते थे। उस समय प्राचीन टाइम में हमारे कुएं ही प्राप्त होते थे, जो समय से ही बिहार में सिंचाई का प्रमुख साधन रहे हैं। गंगा के मैदान में भूजल स्तर पर्याप्त ऊंचाई पर है। तो गंगेटिक मैदान मतलब गंगा के प्रदेश के आसपास का जो एरिया होता है, वहाँ पर ज़्यादा ज़मीन के नीचे नहीं जाना पड़ता है पानी के लिए। कहीं कहीं तो ऐसा भी देखा जाता है, देखो यहाँ पे तो बहुत ही अच्छी डाटा दी हुई कि 10 फीट ही खोदोगे तो आपको जल का स्रोत वहाँ पे मिल जाएगा। कुएं से पानी निकालने के लिए ढेकली और रहट का प्रयोग किया था। अब ढेकली और रहट क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि ये कुआं हुआ, मैं आपको बताता हूँ, जो भी किसान भाई होते हैं वो इस प्रकार का एक बना देते हैं और उसमें ऐसा लगा हुआ रहता है और उसमें एक बाल्टी नुमा रहता है और किसान यहाँ पर इस जगह पे वो खड़ा हो जाता है। किसान, ये ढेकली वगैरह कहलाता है, और वो प्रेशर देता है तो यहाँ से पानी निकलता है। फिर उसके बाद उसको घूम के साइड चला जाता है और पानी को गिरा देता है। तो ये ढेकली और रहट वगैरह, रहट ये कहलाता है। और ढेकली क्या होता है, इसमें जानवर घूमते रहता है और इसमें ऐसे रोलर लगा रहता है। मैं आपको उसको भी बना के बता देता हूँ कि आपको समझने में प्रॉब्लम नहीं। तो ऐसा गोल नुमा ऐसा लगा हुआ रहता है जिसमें छोटे छोटे पानी निकालने वाले इस प्रकार के लगे रहते हैं, और यहाँ पे बैल वगैरह जोड़ दिया जाता है, जो कि बैल चलते रहता है और ये धीरे धीरे घूमते रहता है, जिससे कि नीचे से पानी आते जाता है और ये गिर करके इरिगेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो ये सब तरीका है कुएं का जिसका इस्तेमाल इरिगेशन के लिए किया जाता है। तो यहाँ तक अगर वीडियो को देख गए हैं तो यह पार्ट हमारा 1 रहेगा बिहार में सिंचाई के प्रमुख साधन का। इसका दूसरा पार्ट कल ही मैं आपको अवेलेबल करा दूंगा, क्योंकि वीडियो भी लंबी हो गई है, 38 मिनट की वीडियो हो गई है। हम नहीं चाहते हैं एक वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाए, इसलिए उसको 2 पार्ट में हम लोग डिवाइड कर देते हैं। तो अगले दिन इसी पार्ट का हम लोग सेकेंड पार्ट को देखेंगे। यहाँ तक वीडियो को देख गए हैं तो शायद आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव नज़र आई होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। नेक्स्ट डे हम लोग बिहार की सिंचाई का प्रमुख साधन का पार्ट 2 के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे ब्लेस्ड।